कश्मीर कठुआ में मुठभेड़ में जैश का आतंकी ढेर किया गया है। आपको बता दें कि कठुआ के बिलावर में मारा गया है आतंकी उस्मान। सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मार गिराया। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जैश का आतंकी ढेर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर कठुआ में मुठभेड़ में जैश का आतंकी ढेर हुआ है। उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कठुआ के बिलावर में मारा गया है आतंकी उस्मान। तो सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मार गिराया। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो देखिए, हथियार और गोला बारूद भी इस आतंकी उस्मान के पास से बरामद किया गया। कठुआ में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुआ। एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी होने से पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने जहां सैलानियों को रोमांच से भर दिया, वहीं आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। वहीं सड़कें बंद है तो कई जगह बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पहाड़ों पर इस बार नवंबर और दिसंबर की बजाय जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी में फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। वहीं कश्मीर में रेड अलर्ट तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं कई जगह बर्फबारी मुश्किल का सबब बन गई है। मनाली में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी बर्फबारी की वजह से फिसल गई। इस दौरान एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ी तेजी से नीचे की ओर जाने लगी और ये देख वहां मौजूद कुछ लोग भी उस शख्स की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसका वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब वायरल हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक कार किस तरीके से नीचे की तरफ फिसलती हुई जा रही है और वहां पर एक शख्स मौजूद है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि फिसलन ज्यादा है बर्फ की वजह से और इसीलिए वो उसे रोक नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं जो उस शख्स की मदद करने के लिए वहां पर दौड़ पड़ते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से 5 पर्यटकों की जान आफत में आ गई, क्योंकि वहां अचानक बर्फीला तूफान आ गया, जिसकी वजह से पर्यटक फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाने लगे। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में घूमने के लिए आए 5 लोग रात के समय एक पहाड़ी के पास टेंट लगाकर रुके थे। तभी अचानक बर्फीला तूफान आ गया और उनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि इन पर्यटकों के टेंट के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई। उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गनीमत रही कि उनके वीडियो को इलाके के कुछ लोगों ने देख लिया, जो फौरन मदद के लिए पहुंचे और सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। और पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच जवान सरहदों पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के बहुत ही पास है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध पर विशेष नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक तरफ नियंत्रण रेखा पर चौकसी बरती जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं और अधिकारी जो हैं इसमें बर्फबारी के बीच जो है पुंछ जिले के जो इलाके हैं वहां पर अपने जो है गश्त भी कर रहे हैं और साथ में नाके लगाए गए हैं और उसके साथ ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी बर्फबारी जो लगातार हो रही है। कल रात से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उस बर्फबारी के बीच भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं इन इलाकों में अक्सर बर्फबारी के दौरान जो आतंकी रहते हैं वो निचले इलाकों को दरपाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे 26 जनवरी का त्यौहार हो या कोई और पर्व हो तो उनमें खलल डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी जो है नाकेबंदी की गई है और जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो गणतंत्र दिवस है सुरक्षित बीत सके। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बर्फबारी में जो रास्ते बंद हो चुके हैं और पुलिस की तरफ से जो लोग रास्ते में फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको खाने पीने का जो है उनको बंदोबस्त किया जा रहा है और हर तरह से जो पुलिस जो है पूरी तरह से लोगों के साथ लगी हुई है ताकि लोग आराम से रह सकें। हालांकि लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है
कि लोग इस बर्फबारी में घर से बाहर न निकलें। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस बर्फबारी में सुरक्षा का, उसको बखूबी जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। युद्ध के दौरान सुरक्षा को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के लिए यूपी के सभी जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। यूपी के सभी जिलों में 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। सायरन बजते ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। चिन्हित स्थलों पर नागरिक सुरक्षा और संबंधित विभागों की ओर से घायलों को अस्पताल पहुंचाने की मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में सैनिक कल्याण बोर्ड, एनसीसी, भूतपूर्व सैनिक संगठन, दमकल विभाग और मेडिकल विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गाजीपुर, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर, गोंडा में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। चलिए खबर अब चाईबासा से है, जहां चाईबासा के सारंडा जंगल में 2 दिनों में अब तक मारे गए 17 नक्सली मारे गए हैं और देर रात सभी 17 नक्सलियों के शव को जंगल से बाहर निकाला गया। शवों को बरामद करने की प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे। इस बीच मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद होने की एक तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन इन तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। चाईबासा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जंगल में 2 दिनों में अब तक 17 आतंकी मारे गए और 17 आतंकियों के शव को जंगल से बाहर निकाल लिया गया है। शवों की बरामद करने की प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे। इस बीच मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद और अन्य सामान की बरामदगी भी की गई है, जिसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अभी क्या है कि जितना जो हमारा ऑपरेशन था लगभग अभी कंटिन्यू ही है, क्लोज नहीं हुई है। बात क्या है कि जितना भी जो हमारा जो संख्या मिला था वो कंप्लीट है ना। मतलब टोटल 17 बॉडी हाँ 17 हाँ रिकवर हो गई। आगे क्या प्रोसेस है? आगे फिर हम लोग दोबारा कल सर्च करेंगे, उनको सर्च करेंगे। अगर कोई बचा होगा तो फिर देखेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी, 17 नक्सली मारे गए, उनकी पहचान भी हो गई है, गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? जी देखिए, कल तक 2 दिन जो मुठभेड़ चला, परसों 15 नक्सली मारे गए थे और कल 2 नक्सली मारे गए। कल देर रात 11 बजे तक जंगल से शवों को बरामद कर बाहर निकाला गया और छोटा नागरा थाना कल देर रात तक 17 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लाया गया है। आज छोटा नागरा थाना से चाईबासा उन शवों को लाया जाएगा और चाईबासा में 6 मेडिकल टीम पहले से ही बनी हुई है और इन मेडिकल टीम द्वारा इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। कल डीजीपी का दौरा स्थगित हो गया था, दोबारा जब कल 9-10 बजे के आसपास फिर से फायरिंग शुरू हो गई, मुठभेड़ शुरू हो गई, तो आज डीजीपी के भी चाईबासा आने की संभावना है। कल ही एसपी ने जैसे बताया था कि उनका दौरा स्थगित हो गया है, लेकिन कल ऑपरेशन खत्म हो गया, तो आज डीजीपी चाईबासा दौरा अधिक संभावना है कि वे पहुंचेंगे और इस उपलब्धि के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और क्या क्या बरामद हुआ है इसका खुलासा वे करेंगे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए रुपेश। तमाम अपडेट आपसे और लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रांची से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। शहीद जवान को सलामी देने के लिए सेना के अधिकारियों के साथ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। वहीं जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडो जिले में भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गया था। इस कारण हादसे में 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जवान घायल हो गए थे। नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर की हत्या कर शव को जलाया गया। आपको बता दें कि बंधार में मिला है डॉक्टर का शव। अशोक मिस्त्री के रूप में ये पहचान हुई है। गोड़ीहारी गांव का रहने वाला अशोक है। बताया जा रहा है कि गो के कोशी गांव में चलाते थे क्लिनिक और मृतक का बैग, मोबाइल और बाइक भी गायब है। पुलिस मामले की छानबीन में अब जुट गई है। जल्द मामले के खुलासे का दावा किया जा रहा है।
तो बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, डॉक्टर की हत्या कर उसके शव को जलाया गया। बंधार में मिला डॉक्टर का शव। ये आपको नवादा से ये खबर बता रहे हैं, जहां बंधार में डॉक्टर का शव मिला है। पहले डॉक्टर को जो जानकारी सामने आ रही है, हत्या कर उनके शव को जलाया गया है। हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नहीं आए, रात में नहीं आए तो फ़ोन किया गया है कि कहाँ है, तो फ़ोन तो स्विच ऑफ है। तो आसपास के जैसे दुकान वाले थे उनसे फ़ोन किया गया, तो यहाँ वो लोग बोले कि यहाँ से तो निकल गए हैं, जे कोई मैरिज उरीज होगा तो वहाँ रुक गए होंगे या तो चले जाएंगे। नहीं पता चल रहा था। फिर करीबन बहुत देर बाद ग्रामीण के द्वारा पता चला कि इधर बॉडी है। वहाँ गए, देखे तो वो इन्हीं का बॉडी था। बॉडी में पहले तो लगता है कि गला रेत कर मारा गया, उसके बाद जला दिया गया और जला शरीर वहाँ मिला। जिसका जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में थी, दूसरी तरफ थी और उसको जलाया गया था। वो बॉडी रिकवर की गई है। घटनास्थल पर अभी हमारी टीम मौजूद है, साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ पे प्रेजेंट है। जो मृतक हैं उनकी उम्र करीब 47 वर्ष है। तो हम लोग टेक्निकल एविडेंस जो है उसके आधार पे आगे मूव करेंगे और इसमें भी जल्द जो है हम सफल उद्भेदन करेंगे। बड़ी खबर गयाजी से है, जहां छत्तीसगढ़ में प्लांट विस्फोट में मारे गए 6 मजदूरों के शव लाए गए। शव आते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवारों से मिलने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गांव पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कंपनी की ओर से मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार से भी मुआवजा दिलाने की बात कही। सभी मजदूर रोजी रोटी के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। और मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 लाख के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। ड्रग्स तस्कर पप्पू कुमार मिश्रा गिरफ्तार किया गया। नेपाल से ड्रग्स लाता था तस्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 लाख के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें उन्होंने 10 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से ड्रग्स लाता था तस्कर। खबर पटना से, जहां पुलिस ने बेलदारी चक इलाके में छापेमारी करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक में के बॉक्स में छुपाकर रखे गए 106 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। वहीं मौके से पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। संज्ञान में लेते हुए टीम सूचना को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित करके छानबीन करना स्टार्ट किया। एक एक गाड़ी को चेक करना स्टार्ट किया तो एक गाड़ी पकड़ में आई है। डीसीएम ट्रक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BR01G3150। इस ट्रक को जब बृहद रूप से चेक किया तो इसमें जो है ट्रक का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट खाली था, बट स्ट्रक्चर को चेंज करके एक बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसमें जो शराब का कार्टून्स भरा पड़ा था। देखिए, सासाराम में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। जहां पुलिस ने देहरादून एक्सप्रेस में छापेमारी करते हुए 45 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं 32 लीटर शराब बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से बरामद की गई। पकड़ी गई शराब लावारिस हालत में मिली। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस की कार्रवाई को देख करके तस्कर फरार हो गए। सासाराम के बीच में जो है उस ट्रक को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ही जो है कोच संख्या S2 में हम लोग को लवारिस हालत में 5 बैग मिले, जिसमें 3 झोले थे, 2 बैग थे और उसको चेक किया गया तो उसमें जो है यूपी निर्मित शराब था। मोतिहारी पुलिस ने आदापुर थाना क्षेत्र से नेपाल से शराब तस्करी करने वाले एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेपाल बॉर्डर से तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नेपाल में बने 186 शराब की बोतल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी श्यामपुर बाजार का रहने वाला है, जिसका नाम लाल बाबू चौधरी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के ऊपर कई थानों में पहले से शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर इसके नेटवर्क का पता लगा रही है।
भागलपुर के नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अफजल हुसैन अस्पताल छोड़कर के बाहर के एक निजी मेडिकल में बैठकर के मरीजों का इलाज करते पाए गए, जिसमें इमरजेंसी वार्ड में इंतजार कर रहे मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही। वीडियो भी देखे, वो करीब 10-12 मिनट गायब रहे। उनका खाना है चाय पीने गए, लेकिन आप ड्यूटी टाइम में चाय पीने क्यों जाएंगे? जी, इमरजेंसी में आपका ड्यूटी है और आप चाय पी रहे हैं, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, तो बहुत लापरवाही है। करवाते हैं, यदि वास्तव में ऐसी बात होगी तो उससे हम स्पष्टीकरण पूछते हैं। और अभी इससे पहले भी कई बार डॉक्टर अफजल जो है अपने ऑन ड्यूटी में बाहर जाते हैं और मेडिकल के अंदर शायद क्लिनिक चलता है, मुझे नहीं मालूम, लोगों की द्वारा सूचना। वीडियो वायरल है सर, साक्ष्य है, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? इस तरह की शिकायत पहले मुझे नहीं मिली थी और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। हो सकता है को बैठते हो, है ना, अभी पता चला तो मुझसे स्पष्टीकरण पूछते हैं ना। यदि सबूत मिल जाता है कि उस समय ड्यूटी के दौरान वो अपने निजी क्लिनिक में कहीं बैठे हुए थे तो उस पर कार्रवाई होगी। खबर जमुई से है, जानेश 333 से पर बना मांगो बंदर पुल पिछले 10 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल के 2 पिलर के गार्डर में भी दरार है और ऊपरी हिस्सा भी कुछ नीचे धंस गया है। जिला प्रशासन और NHAI ने पहले सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन छोटे वाहन लगातार पुल से गुजर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा है। न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट आपको दी। जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A का मागो बंदर के पास जो पुल है वो बीते 10 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल का जो गर्डर है उसमें दरार था, लेकिन अब दरार का दायरा जो है बढ़ चुका है और परेशानी ये है कि रोक के बाद भी इस पर पुल के ऊपर से परिचालनों को पूरी तरह से जिला प्रशासन और विभाग ने बंद कर रखा है, लेकिन बावजूद वाहनों का परिचालन यहाँ से हो रहा है। और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो गर्डर है, जो पुल के नीचे जो पहला पाया और दूसरे पाया के बीच में जो दरार है, जो गर्डर में दरार है, वो उसका दायरा बढ़ते जा रहा है। हम आगे जाकर कुछ और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जहां पर दरार है वहां पर की अगर बात करें तो वही हालात है। और जो तीनों पुल के नीचे जो तीनों गार्डर है, मतलब पहला और दूसरा जो पाया के बीच में, उसका दायरा, दरार का दायरा बढ़ते जा रहा है और वाहनों का परिचालन ऊपर से हो रहा है। बड़े वाहन तो नहीं, लेकिन छोटे वाहन उस पुल के रास्ते से गुजर रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कई बार NH के द्वारा यहाँ पर बैरियर लगाया गया ताकि परिचालन बंद हो। भारी वाहनों का परिचालन तो नहीं होता है, लेकिन छोटे वाहनों का परिचालन कई, अगर देखा जाए तो दिनों में सैकड़ों गाड़ियां, छोटे वाहन यहाँ से गुजरते हैं। वैसे में इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, रोक है उसके बाद भी वाहनों का परिचालन चालू है ऊपर से? रोक तो सिर्फ 1-2 बार हमने देखा है कि बैरियर लगा दिया गया और कुछ दिनों में गाड़ी के द्वारा ही उसको तोड़ दिया जाता है, चाहे वो जानबूझ करके हो या तो फिर मतलब एक्सीडेंट कह सकते हैं। और हादसा भी हो जाएगा। हादसा भी कई बार हो चुका है, उससे भी हादसा हो चुका है और उससे कई गुना ज्यादा हादसा। इस पुल जिस दिन अगर गिर जाएगी तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगला पाया से लेकर के इस पुल तक, इसके नीचे तक जहाँ पे वो डिवाइडर लगा हुआ है, बहुत भयानक जाम का समस्या हो जाता है। पुल के विकल्प में एक डाइवर्जन बनाने का प्रक्रिया चल रही है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, और डाइवर्जन बनने के बाद वैकल्पिक रास्ता शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त पुल से जिस तरह से लोगों का आवागमन शुरू हो रहा है और जिस तरह से जो दरार की दायरा बढ़ रहा है, तो किसी न किसी बड़े हादसा को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और केरल के कोच्चि में आयोजित IWDC यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद 3.0 की बैठक हुई है, जिसमें बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इसमें शामिल हुए और परिवहन के विकास को लेकर के कई अहम मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए हाल में
परिवहन को नई दिशा दी जा सकती है। पटना में 1200 करोड़ रुपए की वाटर मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें यात्री परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। जलमार्ग सड़क और रेल की तुलना में सस्ता और पर्यावरण अनुकूल है। बैठक में पटना, सोनपुर और कटिहार को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। ये लालच में नाबालिग जो है वो बहक जा रहे हैं और वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करने में। तो इस चीज को लेके मेरा सभी अभिभावकों से यही अपील है कि वो लोग जो है अपने बच्चे को इस चीज से रोके, उन्हें समझाए कि इस तरीके की साइबर फ्रॉड में संलिप्त होने के बाद आगे जो है कार्रवाई, जो कानूनन कार्रवाई जो किया जाएगा वो काफी ज्यादा उन लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। शेखपुरा पुलिस के लिए साइबर अपराधी एक सिरदर्द बन चुका है। साइबर अपराधी अब नए नए बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उसे अपने जाल में फंसाकर वो साइबर का काम करवा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। वैसी स्थिति में नए बच्चों को खोज पाना, फिर उसकी गिरफ्तारी करना, पुलिस का अनुसंधान करना, बहुत सारे सिस्टमों में परेशानी पुलिस को हो रही है। लेकिन एसपी के निर्देशन पर निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जो साइबर अपराधी को रोकथाम के लिए जो पुलिस गठन की गई है, टीम बनाई गई है, वो टीम भी निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, उसे बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा।